एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो वन अनदर वीडियो रिगार्डिंग फार्मा। एंड यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि हमने जैसे बहुत बात करी कि इंडिया को फार्मा में इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। एंड जब तक वो नहीं होगा, इंडिया वोंट बी एबल टू स्केल अप इन फार्मा सेक्टर इटसेल्फ। एंड काफ़ी बात हमने की इनोवेशन के रिगार्डिंग। बट द ट्रुथ इज़ कि इंडिया केपेबल ही नहीं है कि वो फार्मा इनोवेशन कर सके। इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता फार्मा इनोवेशन। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ केपेक्स और मनी टर्म्स। मैं यहाँ सिर्फ मनी टर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ। इवन मनी इज़ नॉट इवन अ फैक्टर। मनी तो कोई बात ही नहीं है। मनी के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है, अगर वहाँ इंडिया ने नेगोशिएट किया, मतलब उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया, सो इंडिया फार्मा में कभी इनोवेशन कर ही नहीं सकता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिया आज तक फार्मा में इनोवेशन कर नहीं पाया। एंड इवन आज भी अगर ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती रही तो इंडिया कभी फार्मा इनोवेशन कर ही नहीं सकता। इंडिया के लिए फार्मा इनोवेशन एकदम अफोर्डेबल नहीं होगा, अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंडिया फार्मा में इनोवेशन को। सो लेट्स सी क्या चीज़ें हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, एंड जो अगर ठीक से ना हो तो कभी भी इंडिया एक इनोवेटर नहीं बन सकता। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ टाइम। जब आप कुछ भी करने जा रहे होते हो, आप उसमें पैसा लगा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, एवरीथिंग, सबसे बड़ी चीज़ जो आप उसमें लगा रहे हो दैट इज़ योर टाइम। सो इनोवेशन टेक्स टाइम, एंड इफ़ इनोवेशन को टाइम ना दिया जाए एंड इंडिया को अगर बोला जाए कि नहीं भाई, तुमको सिर्फ 2 साल हम दे रहे हैं, अगर ये तो मेडिसिन नहीं बना सकते या ये पर्टिकुलर इनोवेशन, इस पर्टिकुलर दवाई का इलाज तुम नहीं कर सकते, सो यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोसीड। क्या आप कर पाओगे? आपको लगता है कि क्या इंडिया कर पाएगा? वी नीड टू बी पेशेंट, राइट? हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया साइंटिफिकली बहुत केपेबल है, टैलेंट वाइज बहुत केपेबल है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी केपेबल है एक अच्छा इनोवेशन निकाल के देने के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है पेशेंस में। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आती है पेशेंस में, कि इनोवेशन को टाइम नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहला मतलब कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका पैसा जो भी हज़ारों करोड़ों रुपया लग रहा है, आपको तो पेशेंट होना ही पड़ेगा। आपकी कैपिटल को भी बहुत पेशेंट होना पड़ेगा। जहाँ से भी फंडिंग मिल रहा है उस कंपनी को, अगर उसके ऊपर ऑल द टाइम ये प्रेशर बना रहेगा कि भाई तुमको हमने इतना पैसा दिया है, हमारे पैसे का रिटर्न निकाल के दो, तुमने तो बोला था इतना बड़ा इनोवेशन करके दोगे, ये करके दोगे, वो करके दोगे, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, हुआ तो नहीं कुछ अभी। आपका कैपिटल जो है बहुत ही इम्पेशेंट है, तो नहीं हो सकेगा। योर कैपिटल नीड टू बी वेरी पेशेंट। ये चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 10 से 12 साल का एक पूरा साइकिल चाहिए है ऑफ फेलियर एंड सक्सीड एंड फेलियर एंड सक्सीड एंड रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स, है ना? फेलियर एंड लर्निंग, आई वुड से दैट, नॉट सक्सीड, फेलियर्स एंड लर्निंग्स एंड फेलियर्स एंड लर्निंग्स। देन ओनली आपको ये 10 15 12 साल के साइकिल के बाद में कोई खतरनाक इनोवेशन मिल सकता है। एंड मुझे नहीं लगता किसी का भी पैसा इतना पेशेंट है कि 10 12 साल तक आप दे के उसको भूल जाओ। बट स्टिल यहाँ पर 99% फेलियर के रिस्क है। सो आपको एक तो आपका कैपिटल बहुत ही पेशेंट होना ज़रूरी है। आपका कैपिटल 10 12 साल की वो साइकिल फेस करे, ऐसा कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में फेलियर रिस्क को देख सकें। 99% चांस है कि वो फेल हो जाएगा अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, अगर जो उस इनोवेशन को करने वाले लोग हैं उनका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, अगर वो उसमें अपनी जी जान ना लगाए, तो योर मनी इज़ एट रिस्क। 99% आपका इसमें रिस्क रहेगा। एंड बीच में आपको कोई रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कंपनी जो है जितना भी करोड़ों रुपए आपने लगाया है, दिया है कंपनी को, नॉट इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टर, नॉट जस्ट बाइंग स्टॉक्स, जहाँ से भी पैसा मिल रहा है, थ्रू गवर्नमेंट्स, थ्रू कंपनी का कोई भी इंटरनली कुछ लगा रहे हैं, या फिर कोई लोन दे रहा है, एज ए इन्वेस्टर फंडिंग कर रहे हैं। मैं हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ। फंड होता है चाहे कहीं से भी आए। अगर वो कैपिटल आपका इम्पेशेंट है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं कि मुझे मेरा कैपिटल हाँ यूज़ करो 15 साल 20 साल, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनोवेशन होने के चांसेस बहुत कम है। फार्मा इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन वहाँ पे नॉन अफोर्डेबल बन जाएगा अगेन। एंड प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि जो भी प्रमोटर्स है उनको क्वार्टरली रिजल्ट को एकदम सुंदर दिखाना होता है, तो एक प्रेशर में जीते हैं। इन्वेस्टर्स को हर 2 3 इन्वेस्टर्स के अंदर मैक्सिमम 3 4 5 साल की पेशेंस हो सकती है,
4-5 साल में वो एग्जिट कर लेते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पेशेंस नहीं है। इवन प्रमोटर क्वार्टरली रिजल्ट पे बेस काम करेगा, अगर वो ये सोच के काम करेगा कि मुझे मेरे इन्वेस्टर्स को होल्ड करने के लिए हर क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया एकदम चमकता धमकता दिखाना पड़ेगा, और नॉट इवन चमकता धमकता, तो एक अच्छा रिजल्ट मुझे देना पड़ेगा, भले मेरे साथ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इंटरनली एंड कुछ रेवेन्यू हुआ नहीं है, बट अगर मुझे दिखाना पड़ेगा, उस पर्सपेक्टिव में ऑटोमेटिकली कंपनी का शिफ्ट जो है इनोवेशन से, फोकस जो है इनोवेशन से शिफ्ट होके धंधे पर लग जाएगा, है ना। ये मैंने आपको हॉस्पिटल वाले वीडियो में, शायद जीना सीखो के किसी वीडियो में मैंने बोला था कि इफ़ यू थिंक कि आप सिर्फ हॉस्पिटल का धंधा, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, अगर इंसान सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे मेरे बेड भरने हैं या मुझे मेरा हॉस्पिटल चलाना है, किसी की सेहत से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक धंधा अगर माइंड में आ गया, तो वहीं ख़त्म है सब कुछ। फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप चाह कर भी ना एक अच्छा धंधा बना सकते हो, ना एक अच्छी इमेज बना सकते हो, ना लोगों को ठीक कर पाओगे, ना ही आप कुछ अच्छा बिजनेस कर पाओगे, अगर आपके दिमाग में सिर्फ पैसा है। एंड अगर आपके दिमाग में है कि नहीं, मुझे लोगों को ठीक करना है, मुझे उनकी लाइफ को बेटर करना है, मुझे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, पैसा वैसे तो ठीक है, आएगा आ जाएगा, तो आपका गोल भी अचीव होगा, आप लोग भी ठीक होंगे, आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी, आपके रेफरल्स बढ़ेंगे, आपका ओवरऑल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। सो इट शुड बी इन बाय प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड इनोवेशन की फील्ड में यही होता है, मतलब फार्मा इनोवेशन में, कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं प्रमोटर्स भी, कंपनी का मैनेजमेंट भी, एंड हम लोग भी जो उनको पैसा दे रहे होते, फंडिंग कर रहे होते, वो सब इश्यूज मिलकर उनको एक प्रेशर उन पर क्रिएट कर देते हैं। बैंक्स कभी भी बैंक्स भी पीछे बैक ऑफ कर लेते हैं, इनोवेशन को कौन लोन देगा। इफ़ सम पर्सन कम टू यू एंड से कि भाई मुझे ना 10,000 रुपये दे दो, मैं ना एक कुछ नया कुछ इनोवेशन करने की ट्राई कर रहा हूँ, एंड अगर सक्सीड हो गया तो मैं तुमको 15,000 रुपये दूंगा। हाँ, लालच में आकर शायद एक बार आप दे सकते हो, बट मान लो उस इनोवेशन को ही उसको 1 साल लग गया, अब वापस आकर उससे पूछोगे नहीं क्या कि भाई क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे पैसा रिटर्न करके दूंगा, 5,000 रुपये और दूंगा, क्या हुआ, तुम वो छोड़ो, मेरे 10,000 रुपये मुझे दे दो। एंड इनोवेशन को कोई उधारी नहीं देता है ना, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्क इज देयर, 99% चांस है कि आप उसमें फेल हो जाओगे। इनोवेशन का दूसरा नाम फेलियर भी हो सकता है, ये भी आपको दिमाग में लेके चलना होगा। सो इन दैट टर्म्स फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर फंडिंग हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग पर बना रहेगा, कंपनी के मैनेजमेंट पर, एंड वो फिर इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, एंड ऑफ द डे इनोवेशन हो नहीं पाता है, एंड या द कंपनी कीप सफरिंग, एंड अल्टीमेटली इंडिया भी सफ़र करेगा, इंडिया का फार्मा भी सफ़र करता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके अलावा फेलियर, अगर कोई कंपनी फेल हो गई, मान लो उसने बहुत कुछ ट्राई किया एंड बहुत सारे फंड्स का इस्तेमाल भी किया, बहुत वक्त भी लगाया, फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे ना, उसको क्रिमिनलाइज कर देंगे कि भाई तुमने बहुत बड़ा कुछ गुनाह कर दिया है, एंड वी स्टार्ट सीइंग इट एज अ सस्पिशियस कंपनी, नॉट इवन वी, लाइक फ्रॉम गवर्नमेंट के साइड से, रेगुलेशंस के साइड से, एंड जहाँ से उनको फंडिंग मिला है, मान लो कोई बैंक ने उनको लोन दे दिया, वो बैंक उन पे आके पहले तो रेड मारेगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो हमारे पैसों से, एंड पैसा दो हमारा सबसे पहले। तो पहली वाली बात जो कैपिटल वाली बात है वो भी आ जाती है, एंड दूसरी बात कि उसको ऐसा क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। चलो फार्मा इनोवेशन छोड़ दो, हमारे घरों में ये होता है, आप जब बड़े हो रहे हो, आप जब छोटे थे, जब आप अपने जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स बढ़े, आपकी क्लास के स्टैंडर्ड्स बढ़े, व्हाट वुड हैव हैपेंड कि हमारे साथ में ये तो होता था ना कि हमें अगर टेस्ट में कम मार्क्स मिले, फिर जो घर पे हमारा हल किया जाता था, जो हमारा पूरा मेंटल पीस हिला करके सब ख़त्म कर दिया जाता था। इवन टुडे इट हैपन्स इन इंडिया। तो फेलियर मतलब कि तुम बर्बाद हो, यहाँ इंडिया में ये समझा जाता है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज पे नहीं अप्लाई होता है, ये हमारे साथ हमारी रियल लाइफ का हिस्सा है। आई एम दी लाइक मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना आपको, हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। फिर बहुत बुरी तरीके से एकदम पिटाई पड़ती थी जब कोई नंबर ख़राब आ गए या कुछ हो गया या कुछ हो गया। सो इवन टुडे इफ़ आई से कि यार ये चीज़ मुझसे हो गया, मैं मेरे घर पे बताने से डरती हूँ कि यार अगर ये चीज़ मैं बताऊँगी तो सबसे पहले क्या होगा ना कि मार पड़ेगी मार इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर होगा, या फिर उसे ऐसा देखा जाएगा कि अरे यार क्या कांड करके आ गए तुम। तो वो वाले जो माइंडसेट है ना, वो एक जो डर है, फार्मा कंपनीज को छोड़ दो, आई एम इन द स्टेज, तो फिर वही चीज़ है ना कि आप
फार्मा कंपनीज़ के साथ भी तो वही है, उसको भी तो इंसान ही चला रहे हैं। सो इसको एक क्रिमिनलाइज़ कर दिया जाता है, जबकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक सक्सेस। ये हम बस कोर्ट्स में सुनते हैं, किसी की स्टेटस पे देख लेते हैं एंड वी स्टार्ट लाइक हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअल में जब कोई फेल हो रहा होता है तो हम सोचते हैं ये बर्बाद है, ये तो है ना। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड उसको ऐसे देखा नहीं जाता। ऑफ कोर्स फेल हो गया मतलब तुम्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है एंड वहाँ पर फिर रेगुलेशंस टाइट हो जाएंगे, तुमसे वापस तुम्हारा फंडिंग मांग लिया जाएगा, ये होगा वो होगा एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ प्रेशर एंड ये कंपनीज कुछ कर ही नहीं पाती एंड में। तो प्रॉब्लम कंपनीज में भी हो सकती है ऑफ कोर्स, अगर रिटर्न बार बार फेल हो रहा है। बट मैं आपको एक कह देती हूँ कि यहाँ पर बार बार फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है एंड एक कोई अगर कुछ नया इनोवेशन कर रही है अगर फार्मा कंपनीज, तो वहाँ फेल होंगी कंपनीज, मल्टीपल टाइम्स होंगी। बट हाँ, आपको देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन कैसा है। मान लो अगर एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया कर रही है वो कंपनीज, बट इन सम वॉट रीजन हो सकता है फेल हो रही है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रही तो फिर मैं बोलूँगी कि हाँ वो कंपनी ही फिर खराब है, फिर मैनेजमेंट ही खराब है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसका जो क्रिमिनलाइज कर दिया था, जबकि यूएस हो गया, यूरोप हो गया, ये जो कंपनीज आगे बढ़ रही है यहाँ पे फेलियर को एज अ फेलियर नहीं देखा जाता। वहाँ देखा जाता है कि हाँ फेल हुए इसका मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम फेल नहीं होते, तुम कुछ करते ही नहीं हो, अगर तुम कांस्टेंट रहते, दैट मीन्स कि तुम एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हो। बट फेलियर को वहाँ पर एज ए क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता है, इट इज़ एक्सेप्टेड एंड इसको एक लर्निंग का जरिया माना जाता है। चलो फार्मा कंपनी छोड़ दो, वहाँ के बच्चों में भी ऐसा ही होता है। वहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ बात छुपाते नहीं हैं, क्योंकि उनमें कभी डर नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स हमको ये बोलेंगे वो बोलेंगे, क्योंकि पता है बच्चा है, गलती करेगा, फेल होगा एंड एक टाइम के बाद खुद समझ के खुद सीख जाएगा। तो ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है एंड ये थोड़ा सा एक एक मतलब मैं क्या बोलूँ, हमेशा से चला आता प्रॉब्लम है, हमारे जीन्स में ऐसा डाला गया है कि हाँ फेल मतलब प्रॉब्लम, फेल मतलब बर्बादी, ये हमेशा सिखाया गया है हमको, राइट। या दिस वाज वन थिंग एंड एक एक और इशू यहाँ पर जो है वो है कि बायोलॉजी, हाँ, कि हम ज़्यादा फोकस करें केमिस्ट्री पे। ये चीज़ मैं आपको पहले ही कुछ वीडियोस में, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में ही बोल चुकी थी कि दिस इंडस्ट्री इज़ नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कब की पीछे छूट चुकी है। फर्मेंटेशन एपीआई क्या है, बायोलॉजी है। एचपी एपीआई क्या है, बायोलॉजी है। एंड योर पेप्टाइड, व्हाट इज़ दैट, इट्स बायोलॉजी, बायोलॉजिक्स। तो बायोलॉजिक्स नाम ही उसका बायोलॉजिक्स है। सो ये अभी केमिस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, इट इज़ नाउ अ कम्प्लीटली बायोलॉजिकल इंडस्ट्री एंड अभी भी हम उस केमिस्ट्री वाले इकोसिस्टम में फंसे हुए हैं कि हाँ हम क्या करेंगे ना, अच्छा एपीआई नहीं बन रहा, चलो ठीक है अब हम केएसएम पे जाते हैं। अरे केएसएम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको। तुमको क्या करना है ना कि तुमको अपनी केएसएम पे जो चल रहा है उसको जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। आपको करने हैं नए इनोवेशंस, आपको आने वाले प्रॉब्लम्स क्या होंगे, आगे जाके क्या बीमारी बन सकती है, उसके लिए आज से ही आर&डी करके आज से ही काम करना, उस पर शुरू करना होगा। अगर आप ये सोचते रहोगे कि आप अगर थोड़ा सा रिवर्स अपने प्रोसेस की सोचते रहोगे ना, आप अगर उस प्रोसेस की इंजीनियरिंग करते रहोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। प्रोसेस वही रहेगा एंड वो चीज़ दुनिया में हज़ारों लोग, हज़ारों कंपनीज ऑलरेडी कर रही है। फार्मा की कंपनीज ऑलरेडी वो चीज़ कर रही है, वो एपीआई से केएसएम पे शिफ्ट हो रहे हैं। बट आपको एपीआई से आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको किसी और नई तरह का एपीआई डेवलप करना पड़ेगा। एंड जब आपके पास पावर होगी ना कि हमारे पास में ये एपीआई है, इस बीमारी का सोल्यूशन है, चाइना क्या कोई भी आपको लाके उसका रॉ मटेरियल देगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल इशू, इट्स अ ग्लोबल डिजीज। तो कोई भी लाके तुमको उसका रॉ मटेरियल देगा। द ओनली थिंग इज कि तुम करो तो सही। एंड ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं फार्मा कंपनीज कर नहीं रही है, अगर अब ये पता है ये स्टेप अगर ठीक चलेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी कैपिटल फंडिंग वाली, कैपिटल इम्पेशेंट वाली, या फिर फेलियर क्रिमिनलाइज करने वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सारी प्रॉब्लम्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट वॉट इंडिया रियली नीड्स टू डू, मैं आपको ऑलरेडी चाइना +1 स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बोल चुकी थी कि आपको जो आपके जेनरिक्स आप सप्लाई कर रहे हो, जो आप एपीआई सप्लाई करके बना रहे हो पैसा, उसको अपने इनोवेशन में लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तब जा कर के आप जो है कर पाओगे।
लेट्स टेक एन वेरी इजी एग्जाम्पल। कोई भी इंसान है, वो जॉब करता है आज के टाइम पे, एंड उसको साइड बाय साइड उसका कोई छोटा सा बिजनेस है, या फिर उसके दिमाग में कोई आइडिया है जिसको फंड करना चाह रहा है। तो क्या लगता है, वो आज जॉब छोड़ के एंड अपना बिजनेस में घुस जाएगा कम्प्लीटली? दिस इज़ वेरी रिस्की फेज। क्योंकि चलो जॉब है तो अगले महीने तक आपके पास में सैलरी होगी आपके हाथ में, जो आपने 1 महीना काम किया, बट उसके बाद में क्या? क्योंकि आपका बिजनेस आपसे दिन रात फंडिंग मांगेगा। उसके बाद में क्या? तो व्हाट ही और शी कैन डू, वो अपने जॉब को एज कंटिन्यू रखे ताकि कैश फ्लो हमारा जनरेट होता रहे एंड अपने बिजनेस को फंड करते रहे। जब आपका बिजनेस अच्छा स्टेबल हो जाए, आपको लगे कि हमें फुल टाइम अपने बिजनेस को दे सकता हूँ, देन स्विच, राइट? तो ये एक स्मार्ट तरीका है। आप खुद बोलोगे, ऐसा कई लोग करते भी है, करते आए हैं। इवन यू कैन से आई एम पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो दिन भर में जॉब करके आके शाम को अपना वीडियोस बना रही हूँ, अपने अपने नॉलेज को बाहर निकाल रही हूँ, राइट? रोज कुछ सीख रही हूँ, रोज अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो वही तो मेरा बिजनेस है, वही तो मेरा मेन वो है, लाइक व्हाट डू यू से, लाइक कर्मा। मेरा कर्मा तो वही है ना। जॉब से भी मैं क्या करूँगी ना, जब तक मुझे लगता है कि मुझे फंड करने की ज़रूरत है खुद को, मैं करती रहूँगी। उसके बाद में जब मुझे लगेगा कि यार आई एम गुड नाउ, मैं अपना फुल टाइम अपने वीडियो क्रिएशन को दे सकती हूँ, मैं फुल टाइम पढ़ सकती हूँ, अपने अपने पोर्टफोलियो पे काम कर सकती हूँ, अपने नॉलेज पे काम कर सकती हूँ, आई एम गोना लीव माई जॉब, राइट? दिस इज़ द थिंग। सो सेम चीज़ भी तो यहाँ हो सकती है। यूएस में जो आप जेनरिक्स बेच रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो वहाँ पे, वो चीज़ आप करते रहो, वहाँ से एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, दैट्स अ कैश मशीन ना। तो वो चीज़ आप अपने इनोवेशन पे लगाओ। सो सेम फंडा जो हमारे रियल लाइफ में अप्लाई होता है, सेम चीज़ें फार्मा में भी अप्लाई होती है। इस फार्मा कोई अलग चीज़ नहीं है, अगेन आई वुड से दैट। सो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहो, नहीं, आगे का सोचना है। एंड कॉस्ट रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, कॉस्ट रिडक्शन पे एक्चुअली ध्यान ना बहुत ज़्यादा लगा रहे हो कि हम कहाँ से हमारी कॉस्ट काटे ताकि हमारे मार्जिन बढ़े, है ना? पर आपको कॉस्ट रिडक्शन पे ध्यान नहीं लगाना है। आपको दिमाग लगाना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं। कॉस्ट आप कितनी कम कर लोगे, कॉस्ट कम करने में ध्यान नहीं लगाना, आपको इनकम बढ़ाने में ध्यान लगाना है। सो दिस इज़ वन अनदर पर्सपेक्टिव, राइट? अभी जो लोग कर रहे हैं ना, अभी जो फार्मा कंपनीज क्या करती है, उन्हें प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अटक जाती है, कॉस्ट रिड्यूस करने में दिमाग लगा रही है, बट उनको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, नए नए जो डिजीजेज हो रहे हैं उन पे काम करना चाहिए, आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन के जीन्स है उस पर काम करना चाहिए, एंड डिजीज़ की बायोलॉजी समझना चाहिए। बेसिकली जेनेटिक्स वाले इश्यूज जो है उन पे काम करना चाहिए, उनके एपीआईज पे काम करना चाहिए, तो उनके पास में एक स्पेशलिटी लाइक एपीआई बनेगा, राइट? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जहाँ फोकस होना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ है। दैट इज अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो और कोई जान रहा है ना, मतलब केमिस्ट्री में कुछ नया इनोवेशन है नहीं। जब आप बायोलॉजी को समझोगे, आप बायोलॉजी पे काम करोगे, उसकी केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी। द मेन थिंग इज कि आप दुनिया पूरी केमिस्ट्री से बायोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी है, एंड स्टिल इंडियन फार्मेसी इज यहाँ पर अटकी हुई है। तो बायोलॉजी पे शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। से हाँ, माना कि इंडिया केमिस्ट्री में बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करता है, बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन है केमिस्ट्री का, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं ना आगे चल के। आगे चल के आपका जितना अच्छा एग्जीक्यूशन है कोई और भी तो कर सकता है, बहुत सारी कंपनीज कर रही है इवन। तो सिर्फ उस एग्जीक्यूशन के बेस पे आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते हो। इट्स लाइक आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, वो बायोलॉजी से मिलेगी। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शिफ्ट टुवर्ड्स बायोलॉजी। विद दैट क्लिनिकल ट्रायल की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा है कि इंडियन फार्मा की जो कंपनीज है, वो अगर अच्छा कुछ इनोवेशन कर भी पा रही है तो दे डू नॉट हैव क्लिनिकल ट्रायल्स वाली अपॉर्चुनिटी। उनके पास में इनफ पेशेंट्स नहीं है, या फिर इनफ तरीके नहीं हैं, इनफ सोर्सेज नहीं है अपने बनाए हुए इनोवेशन को ट्राई करने के लिए। वहाँ पर ये जो अगर आप देखोगे क्लिनिकल टेस्टिंग वाली जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं होती है। स्पीड नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि अवेलेबल है जाके बस करना ही है, पर तुमको जुगाड़ना पड़ेगा कि हम कहाँ ट्रायल करें, कहाँ करें, क्या करें। आपको पहले अप्रूवल्स लेने होंगे, ये करना होगा, वो करना होगा, 100 तरह के काम करने होंगे, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपका घट जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते हैं एंड अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। होना क्या चाहिए है कि आपको एक सेंट्रलाइज ट्रायल नेटवर्क मिले कि हाँ भाई, अगर आपने कुछ इनोवेशन किया या कुछ किया तो यू कैन ट्राई दिस 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 एंड हेयर हेयर हेयर। इसके अलावा
हॉस्पिटल्स आपको एज अ रिसर्च पार्टनर आपके साथ में काम करे तो वो बहुत जल्दी एंड बहुत ही आसानी से वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। एंड एक कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए अप्रूवल्स का, देन ओनली इंडिया विल बी एबल टू डू फास्टेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स एज पॉसिबल, एज मैनी एज पॉसिबल क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड ऑफकोर्स बड़े स्केल पे होगा तो ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमको ध्यान देना है वो है कि रेगुलेटरी रिस्क, ये हमेशा से मैं आपसे डिस्कस करती आई हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना, किसी भी कंपनी में अगर रेगुलेशन आ गया कि आपने ये चीज़ ठीक से नहीं की, या फिर मान लो एक लेटर आ गया, एक वार्निंग लेटर आ गया, सो हम उसको ना एक पूरा का पूरा ऐसे रेड सिग्नल देख लेते हैं। एक्चुअल में रेगुलेटरी बनाई गई है कि आप ठीक से काम करो। रेगुलेटरी का काम ये नहीं कि बंद करना, रेगुलेटरी का काम है नज़र रखना और उसको ठीक करना। अगर आपके पेरेंट्स जैसे लेट्स से, अगर हमारे पेरेंट्स ही ले लेते हैं, हमारे पेरेंट्स अगर हमको आज किसी भी चीज़, हमारे पेरेंट्स अगर हम पे नज़र रख रहे, सो वो एक रहता ना कि हाँ भाई ये ठीक है, ये कुछ गलत ना करें एंड ऑल द थिंग्स, बट उनका काम थोड़ी ना है कि अपने बच्चे को मतलब पूरा मार मार के उसको, मतलब उसका कुछ और ही बना दो, तंबूरा बना दो मार मार के, वो तो नहीं है ना। सो रेगुलेशन इज लाइक योर पेरेंट, इज लाइक पुलिस। पुलिस मान लो वो अच्छा एग्जाम्पल है। पुलिस का काम ये थोड़ी ना है कि बस अगर चोर है कोई तो उसको बस उड़ा दो इस दुनिया से, वो थोड़ी ना है। उनका काम है कि नज़र रखो कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंड जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे अपनी लाठी बजाओ। तो ये काम है रेगुलेशंस का। अब रेगुलेशन अगर किसी कंपनी में आ गया तो हम उसको क्या करते हैं ना, रेड सिग्नल की तरह देखते हैं। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि रेगुलेशन आना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब कंपनी के लिए हाँ वो एक है कि आप अगर ठीक से नहीं करो तो आप उसको ठीक से करो, दैट्स द डायरेक्शन। रेगुलेशन डायरेक्शन देते हैं आपको, ना कि आपके ऊपर बैन लगाते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस रेगुलेशन आ गया मतलब तबाही है कंपनी की, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिपेंडिंग कितने बड़े लेवल का रेगुलेशन है, मान लो कि कंपनी बंद करने का ही रेगुलेशन आ गया, सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट छोटे मोटे रेगुलेशंस को अगर हम एज अ रेड सिग्नल देखेंगे, एंड किसी भी कंपनी को रेगुलेशन आने के चक्कर में उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा दिए गए कि कंपनी ऐसी है वैसी है, तो ऑटोमेटिकली उनका इनोवेशन रुक जाएगा ना, क्योंकि उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, उन पर ट्रस्ट बंद हो जाएगा, उनको क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करने दिए जाएंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। एंड रेगुलेशंस, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया में आती है कि रेगुलेशन, मान लो कोई नया रेगुलेशन निकला कि आज से आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या होता है ना कि उसको फॉलो करने का सिस्टम बना करने का पूरा जो सिस्टम है वो बनाते बनाते इतना वक्त लग जाता है कि वो रेगुलेशन आप कभी उसको ठीक से फॉलो ही नहीं कर पाते हो। और जब फॉलो करने का टाइम आता है तब तक आपके ऊपर वो रेगुलेशन लग भी चुका होता है कि तुम ये आज तक ठीक से नहीं करते आए हो। तो अडेप्टिव जो क्वालिटी है ना इंडिया की, वो बहुत ही ख़राब है। रेगुलेशंस को अडेप्ट नहीं कर पाती है बहुत जल्दी से, एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट एंड इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड रेगुलेशंस पे फेल हो जाते हैं कई बार। सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टैलेंट का इकोसिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर मान लो किसी ने बहुत अच्छा पढ़ लिख लिया, तो वो ये प्रॉब्लम उन लोग की भी नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे सिस्टम की है, इकोसिस्टम की है, कि हमारे पास में वो लोग टिकते ही नहीं हैं। वो लोग या तो माइग्रेट कर जाएंगे, अब्रॉड चले जाएंगे, फिर मान लो कि किसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, सब किया अपने यंग डेज में, बहुत अच्छा रिसर्च एंड इनोवेशन उनका वो है, स्किल है उनके अंदर, वो क्या करेंगे ना, या तो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर वो पढ़ाने के लिए एज अ प्रोफेसर बन जाएंगे, कुछ टीचर बन जाएंगे। दे वुड सेव देयर करियर कि हाँ यार कौन रिस्क ले, कौन करे, हम तो प्रोफेसर बन जाएंगे, हम तो पढ़ाएंगे। तो अच्छे अच्छे धुरंधर धुरंधर लोग एकेडमिक्स में चले जाते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ एकेडमिक्स में जाना गलत बात है या फिर एकेडमिक्स में नहीं जाओ ये करो, बट फिर पीछे काम करने के लिए तो कोई लोग बचे ही नहीं है ना। मेजर लोग तो माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ बचे कुछ इनमें लग जाते हैं, जो होते हैं वो फिर वो टैलेंट डेफिशिट क्रिएट करता है ना। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इंडस्ट्री, टैलेंट को इंडस्ट्री में लाने का इकोसिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री में लोग ही नहीं है, टैलेंट सब बाहर जा रहा है। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम कि हमको प्रिजर्व करना होगा हमारे खुद के टैलेंट को, हमारे इंडिया के टैलेंट को, क्योंकि कभी उन्हें ठीक से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। डू यू एवर रिमेंबर कि आपने किसी साइंटिस्ट का नाम सुना हो जिसने ये पर्टिकुलर दवाई बनाई हो? हमें कभी अवेयर ही नहीं किया जाता उस बारे में, एंड ये पूरे इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है। ये कभी उन साइंटिस्ट को एकदम जिस तरह से उनके लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए, या फिर उनके लिए एक काइंड ऑफ मनी के टर्म्स में उनको कभी भी
एडिक्वेट क्वांटिटी में पैसा नहीं दिया जाता या फिर उनके लिए कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, सो वो लोग अपना इंटरेस्ट तो बढ़ाएंगे ही ना, मतलब खटाएंगे ही ना आगे। वो जहाँ पर हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, एंड जहाँ पर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर उनको अब्रॉड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको अच्छा अच्छा पे किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा टैलेंट कभी हमारे पास में रहता ही नहीं है, एंड हम शायद उनको ठीक से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पाते हैं, एंड उनके लिए कभी एक अच्छी लाइफस्टाइल उन साइंटिस्ट की नहीं हो पाती है, एंड वो हमेशा सफ़र करते हैं, कभी भी ग्लोबल रिकॉग्निशन उनको मिलता नहीं है, एंड दे ऑलवेज यूज टू माइग्रेट। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉपी पेस्ट वाली। अगर आप ये सोचोगे कि हर कोई कैंसर की दवाई बना रहा है, चलो हम भी कैंसर की दवाई बनाते हैं। हर कंट्री का प्रॉब्लम अलग अलग है, हर कंट्री में अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। जैसे हमारे पास में डायबिटीज़ का बड़ा प्रॉब्लम है, लिवर फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू डायबिटीज़ एंड ऑल द थिंग्स लाइक ब्लड प्रेशर एंड ऑल द थिंग्स। सो यू नीड टू डिसाइड योर प्रायोरिटाइजेशन, मतलब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में कि हम उसको सॉल्व कर सके। पहले आप अपने देश का प्रॉब्लम तो सॉल्व करोगे ना। आप अगर सोचो कि यूएस में बीमारी चल रही, चलो यूएस के लिए बना देते हैं, बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपने ही देश के प्रॉब्लम्स जिससे आप हर तरफ से घिरे हुए हो और आपको अच्छे से पता है प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, बिकॉज यू नो द लाइफ स्टाइल ऑफ योर ओन पीपल, तो वहाँ ज़्यादा कम, मतलब थोड़े से कम एफर्ट्स लग के वहाँ अगर ज़्यादा अच्छे से काम हो सकता है, एंड यू हैव रिसोर्सेज देयर, यू हैव क्लिनिकल ट्रायल्स पॉसिबल देयर। सो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे तो शायद हमको ज़्यादा लेवरेज मिले, या शायद हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो, सभी का बेनिफिट ज़्यादा हो, रादर देन मेकिंग इट फॉर यूएस। मैंने पहले ये चीज़ बोली कि वी आर लेबर, यूएस ट्रीट अस एज अ लेबर। तो मतलब वो लेबर वाले माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले खुद के घर का काम तो करोगे ना, तभी तो आप जाके दूसरे घर का काम कर पाओगे। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। टीबी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, लिवर डिसीजेज हो गए, और बहुत सारे इन्फेक्शंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल एंड हाइजीन नहीं है। सो आपको उन पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिर। सो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे, मतलब कि अगर आप इम्पेशेंट रहोगे हमेशा, इंडिया के लिए, इंडिया फार्मेसीज के लिए हमेशा इम्पेशेंस रहेगा, फंड कैपिटल का प्रॉब्लम, अगर आप ज़्यादा सारा टाइम नहीं दे सकते इनोवेशन को, अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स में फंस जाते हो, रेगुलेशंस में फंस जाते हो। सो ये सारे जो 5-6 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बोले ना, ये सब अगर होते रहेंगे ना, इंडिया कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता इनोवेशन, एंड अगर नहीं कर सकता तो ना ही शुरू करे, फिर ये वाली बात हो जाती है ना। अगर हमने शुरू कर दिया बट ये सारी चीज़ें अगर अलाइन नहीं है ना, सो यू विल जस्ट गोना वेस्ट होगा आपका पैसा, और कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो या दीज आर ऑल द थिंग्स, एंड ये सब चीज़ों का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली इंडिया विल बी एबल टू मेक अ ग्रेट मेडिसिन इन अपकमिंग फ्यूचर। अदरवाइज यूएस करेगा, यूरोप करेगा, जर्मनी करेगा, एंड हम उनके लिए बनाते रहेंगे, रॉ मटेरियल चाइना से आता रहेगा, ठीक है, सब चल ही रहा है वैसे तो। फिर इन शॉर्ट, इंडिया के पास में टैलेंट तो है, इनोवेशन का बहुत ही खतरनाक टैलेंट है, रिसोर्सेज भी है, बट पेशेंस नहीं है। 10-12 साल का पेशेंस चाहिए होगा। इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन एनी फार्मा कंपनी इन योर फ्यूचर, मुझे भी 10 से 12 साल देने पड़ेंगे, तब जा कर के शायद रिटर्न में कुछ मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो अगेन आई एम सेइंग दैट इफ़ यू अगर आप, जो भी मैं कंपनीज डिस्कस करूँगी, जिनमें भी आपको लगता है अपॉर्चुनिटी, आप अगर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे, तो अपने दिमाग में ठान लेना कि मेरा पैसा यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है, सिर्फ 1 या 5% चांस मैं आपको बोलूँगी कि आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, या फिर कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, या तो नहीं चलेगा, और अगर चला तो सिर्फ कुछ साल, मतलब जो भी जितने भी साल वो दबा रहा है, वो सारा का सारा रिटर्न आपको वापस दे देगा। बट अगर नहीं चला तो बी रेडी टू लूज़ योर मनी ऑल्सो। आपकी रिस्क एपेटाइट आप पहले देख लेना, आप कितना सह सकते हो, क्योंकि फार्मा कंपनी जो प्रॉब्लम झेलेगी, वो प्रॉब्लम तो हम नहीं झेलेंगे, हमें नहीं होगी वो प्रॉब्लम्स, बट आपका मनी ऑफकोर्स वो प्रॉब्लम में रहेगा। सोच समझ के इन्वेस्ट करना। एंड येस, ये बहुत ही रिस्की इंडस्ट्री है, तो रिवॉर्ड भी उतना ही हाई है। एंड या दैट इज़ वाई आई एम स्टडिंग दिस इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, सिर्फ इंडिया का नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, एंड वी नीड टू फिक्स दिस। इंडियन फार्मास्यूटिकल हैज़ दी पोटेंशियल टू डू इट,
आई ट्रस्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, बट अगर ये सब प्रॉब्लम्स अलाइन नहीं हो पाएंगे, अगर ये सब चीज़ें अलाइन नहीं होगी, तो इंडिया कभी नहीं कर पाएगा फार्मा इनोवेशन. सो यार दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, क्योंकि हमें अवेयर होना पड़ेगा. वी आर द सिटीजन. अगर हम ठीक से नहीं कर सकते तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू डू द सेम, राइट. अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं कि आप कुछ महीनों, कुछ सालों, कुछ दशकों तक अपना पैसा वहाँ अटकाए रख सकते हो, तो फिर हमें भी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए कि फार्मा इनोवेशन करेगा बहुत तगड़े तगड़े. फंडिंग कहाँ से होगी? वेरी सिंपल लॉजिक, राइट. सो या इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, जस्ट लीव इन द कमेंट्स. आई ट्राई टू आंसर और मेक अ वीडियो इफ रिक्वायर्ड. सो या इसके अलावा बाकी हम और भी चीज़ें ऐसे डिस्कस करते रहेंगे. प्रोबेबली नेक्स्ट थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट. सो एज इन द नेक्स्ट वीडियो, डू रिसर्च. थैंक यू.